गाइज एक और वीडियो में आपका वापस से स्वागत है। लास्ट क्लास में जो अपना फिफ्थ पार्ट था उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो आपके कैसे काम करती है, यानी आप बोल सकते हो उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या देखने को मिलता है एंड अपन ने देखा था कि उसका फंक्शन कैसे होता है। आज अपन ये देखेंगे, उसी को थोड़ा सा अपन और ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। यानी जो अपन ने कल बोला था लास्ट वीडियो में, कल तो क्या लास्ट वीडियो में बोला था अपन ने कि आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो आपके दो तरीके से होता है। नंबर वन अपन ने बोला था ह्यूमोरल एंड नंबर सेकंड बोला था अपन ने सेल मीडिएटेड या एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड आपके इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो आज अपन वही डिस्कस करेंगे कि आपके ये वाला जो रिस्पॉन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, प्लस इनमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है और कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। जो अपन ये बोलते हैं कि जब आपकी बॉडी में एंटीजन आता है तो आपकी जो ये एंटीबॉडी बन रही है इसको बनाने के लिए आपका वो कौन से कैसे हेल्प कर रहा है उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि आपकी जो एंटीबॉडी बन रही है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये कैसे बनती है, तो उसके बारे में अपन आज ये डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा वापस प्रीवियसली एक बार मैं डिस्कशन कर लेते हैं अपन पिछली क्लास का। अपन ने बोला था कि आपकी बॉडी में जो फॉरेन बॉडी है यानी एंटीजन है, जैसे आपकी बॉडी में एंटर करेगा आपकी बॉडी दो तरीके से रिस्पॉन्स दिखाती है। एक तो वो कुछ पर्टिकुलर सेल्स होती हैं आपकी बॉडी में जो क्या करती हैं आपके उस पर्टिकुलर एंटीजन को फाइट करने का काम करती हैं। ऐसी इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये सेल्स क्या करती हैं, एक प्रोडक्ट बनाती हैं, केमिकल प्रोडक्ट, और वो इस प्रोडक्ट से डिस्ट्रक्शन करने का काम करती हैं एंटीजन का। दूसरा होता है आपके एंटीबॉडी मीडिएटेड, जिसमें अपन ने नाम दिया था आपके टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये सब कैसे काम करती हैं, कैसे बनती हैं, वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो अपन यहाँ नहीं देखेंगे। प्लस इसके अलावा आपके जो सेल मीडिएटेड हैं इनमें भी आपके मैक्रोफेजेज, माइक्रोफेजेज वगैरह अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे कि आपके ये वाला जो पूरा प्रोसेस है जो आपके बॉक्स में कैद हो रखा है ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वापस वही एक बार ब्रीफली इंट्रोडक्शन लें तो अपन ये बोल सकते हैं कि आपके दो टाइप की इम्यूनिटी देखने को मिलती है। ह्यूमोरल यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो आपके किसके खिलाफ बनती है, आपके आप बोल सकते हो एंटीबॉडी के द्वारा प्रोड्यूस की गई इम्यूनिटी को अपन नाम देते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और ये आपको जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उन सब से बचाने का काम करती है। और अगर आप हाइपर सेंसिटिविटी, एक बार आपको याद हो तो शायद अपन ने थर्ड या फोर्थ पार्ट में बताया था एक बार थोड़ा सा कि एलर्जी क्या होती है या हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। अगर आपकी बॉडी छोटा रिस्पॉन्स देने की बजाय या थोड़ा सा रिस्पॉन्स देने के बजाय बहुत एक्सेसिव रिस्पॉन्स दे बहुत छोटी चीज़ के लिए, तो उसको अपन एक तरीके से एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी नाम देते हैं, ठीक है। उसमें अपन ने बात किया था तो उसमें अपन बोलते हैं मेजरली आपके जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो चार टाइप की होती है, टाइप 1 2 3 4। और उसमें जो फोर्थ होती है यानी जो टाइप 4 होता है उसको छोड़ के बाकी जो तीनों टाइप हैं उसमें भी ये वाली एंटीबॉडी मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है वो हेल्प करती है। यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी आपको किसके खिलाफ कोई भी इन्फेक्शन, स्पेशली वायरसेस, चाहे वो कहीं के भी हों, चाहे आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हों, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हों या कोई भी सिस्टम के हों, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा आपके जो हाइपर सेंसिटिविटी होती हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ को छोड़ के बाकी जितने भी होती हैं उसमें भी आपके प्रोटेक्शन का काम करती हैं आपके एंटीबॉडीज़। सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है वो आपको जितने भी बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई, जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उन सब से बचाने का काम करती है। और ये कौन सी इम्यूनिटी शो करती है, हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है उसको शो करने का काम करती हैं आपकी ये वाली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके अलावा एक अपन ये भी बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देती हैं कैंसर के खिलाफ, यानी आपकी बॉडी में कैंसर होने से रोकती हैं, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले, अगर आप ओवरऑल बात करो यानी कि अब थोड़ा सा अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि एंटीबॉडी बन रही है पहले या फिर पहले सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आ रही है, तो अपन ये बोलते हैं जो आपका जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है वो कौन सा होता है, एंटीबॉडी का। यानी आपके जो एंटीबॉडी मीडिएटेड है ये इम्यूनिटी, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, फर्स्ट रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं अपन। जो CMI होता है उसको अपन सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। बट अपन ये बोलते हैं कि ये दोनों जो रिस्पॉन्स हैं वो एक साथ होते हैं,
यानी जैसे आपकी बॉडी में एंटीजन इंसर्ट हुआ, आपकी बॉडी एंटीबॉडी भी बनाना स्टार्ट करेगी और सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है आपको वो भी प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, टी लिम्फोसाइट भी बनेंगी, बी लिम्फोसाइट्स भी बनेंगी और जो सेल्स हैं वो सब भी आपको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। और ये कई बार क्या हो सकता है, डिपेंड करता है आपको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है उसके ऊपर। कई बार एंटीबॉडी ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, कई बार सेल मीडिएटेड ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है। वो डिपेंड करता है आपका कौन सा रिस्पॉन्स की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो वो अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि कौन से रिस्पॉन्स में कौन सी चीज़ एक्टिवेट होती है। अब सबसे पहले अपन मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है सबसे पहले उसकी बात करेंगे अपन, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, या आप बोल सकते हो एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो अगर आपको सेकंड चैप्टर याद हो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, सेकंड चैप्टर जो था आपका, उसमें अपन ने डिस्कस किया था, थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं तो अपन ने बोला था कि अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगार मीडियम जिसमें आपने खूब सारा आप बोल सकते हो आपका जो भी न्यूट्रिएंट है, ऑप्टिमल पीएच है, वो सारा इंसर्ट कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, बैक्टीरिया इंसर्ट कर रहे हो और उसकी ग्रोथ को देख रहे हो। तो अपन ने एक ग्राफ बनाया था जिसमें अपन ने नाम दिया था लैग फेज, लॉग फेज, प्लेटू फेज, डिक्लाइन फेज वगैरह। और यहाँ पे अपन ने ऐसे ऐसे कुछ कोई डायग्राम बनाया था। ठीक है, दोनों आपको याद होगा, ये वाली आपकी लैग फेज थी, ये आपके लॉग फेज थी, देन ये आपका प्लेटू फेज हो गया इतना सा, और ये आपकी डिक्लाइन फेज हो गया। ठीक है, ऐसे करके एक डिफरेंस बनाया था अपन ने, वही चीज़ अपन यहाँ पे वापस पढ़ेंगे। अपन ये बोलते हैं कि ये रहा। ठीक है, जब आपकी बॉडी में ये क्या है, डायग्राम क्या इंडिकेट कर रहा है, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपके इंडिकेट कर रहा है जीरो टाइम को। ठीक है, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि आपकी बॉडी में एंटीजन जस्ट इंसर्ट हुआ ही है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो अपन ने बताया कि जैसे ही आपकी बॉडी में एंटीजन इंसर्ट होगा क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या होगा, जो भी आपकी सेल्स हैं, ठीक है, यानी सेल मीडिएटेड वाला, और जो आपके टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट हैं वो सब, वो मिलके क्या करती हैं, आपके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, टी लिम्फोसाइट किलिंग का काम करती हैं। तो ये जो ओवरऑल प्रोसेस जितना भी अपन बता रहे हैं, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो आपके एंटीबॉडी बनने में क्या होता है, इन्फेक्शन होने से लेके आपके एंटीबॉडी प्रोडक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है। और इस गैप को ही अपन नाम देते हैं क्या, लैग फेज। ठीक है, यानी जैसे आपकी बॉडी में इंसर्ट हुआ आपका बैक्टीरिया, वहाँ से लेके आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनने की प्रोडक्शन होने की स्टार्टिंग को लेके अपन नाम देते हैं लैग फेज। जो अपन ने बैक्टीरिया में भी नाम लिया था सेम है। देन आपकी बॉडी में क्या होता है, जब आप ये अपन कहाँ देख रहे हैं, ये आपके ब्लड में देख रहे हैं अपन। ठीक है, यानी कि जब आप इन्फेक्शन होने के कुछ टाइम बाद अगर आपका ब्लड सैंपल ले रहे हो तो उस सैंपल में आपको एंटीबॉडी ना के बराबर या फिर नहीं देखने को मिलेंगी। कितने फेज, जितने फेज तक आपको देखने को नहीं मिल रही हैं उस फेज को अपन ने नाम दिया है लैग फेज। सेकेंड फेज की बात करें तो अपन ये बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, आपके एंटीबॉडी बहुत रैपिडली बनते हैं और जो एंटीबॉडी का डिस्ट्रक्शन है, अगर आपके याद हो तो अगर आपको अपन ने बोला था आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास क्या होते हैं, कुछ प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करते हैं, या आप बोल सकते हो एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। भाई आप अपनी बॉडी में एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना रहे हो तो एंटीजन भी आपके खिलाफ कुछ तो प्रोटेक्शन शो करेगा ही, तो वो भी क्या करता है, थोड़े बहुत एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय करता है। तो वो फेज में यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, लॉग फेज जो है, यानी यहाँ से लेके आपके एंटीजन प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट होने से लेके आपके कुछ टाइम तक क्या होता है, आपकी ग्रोथ होती है वो बहुत रैपिड होती है। इस फेज को अपन नाम देते हैं लॉग फेज। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जो फेज है, यानी कि एंटीबॉडी बनने से लेके एक टाइम आता है जब तक आपकी बहुत रैपिडली ग्रोथ होती है और डिस्ट्रक्शन बहुत कम होता है। यानी जब अब यहाँ इस टाइम पे आप ब्लड सैंपल लोगे तो जो एंटीबॉडी का रेशियो है आपकी ब्लड में वो क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा, और इस रेशियो को अपन नाम देते हैं एंटीबॉडी टाइटर। ठीक है, नाम क्या देते हैं अपन इसको, टाइटर। टाइटर का मतलब होता है, आप एक तरीके से ग्रुप मान सकते हो। तो टाइटर क्या हो गया, एंटीबॉडी टाइटर यहाँ पे क्या है, इस लॉग फेज के दौरान बढ़ा हुआ रहता है। फिर एक छोटी सी फेज आती है जिसको अपन नाम देते हैं प्लेटू फेज। और प्लेटू फेज में क्या होता है, जितने ज़्यादा आपके एंटीबॉडी बन रहे हैं उतने ही एंटीबॉडी आपके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, यानी आपके ओवरऑल जो काउंट है वो बराबर बनी रहती है। इसको नाम देते हैं अपन प्लेटू फेज। एंड देन आपके देखने को मिलता है डिक्लाइन, यानी कि आपकी ब्लड में क्या होता है, एंटीबॉडी टाइटर होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इस फेज को अपन नाम देते हैं डिक्लाइन।
इस पूरे को अपन बोलते हैं क्या, एंटीजन एंटीबॉडी। अगर आप कॉम्प्लीमेंट का टेस्ट कर रहे हो तो इसको कहते हैं अपन कि आपका ह्यूमोरल रिस्पॉन्स आपके 4 फेज में देखने को मिलता है, लैग फेज, लॉग फेज, प्लेटो फेज एंड फेज ऑफ डिक्लाइन। यहाँ पे क्या होता है, फेज ऑफ डिक्लाइन में आपके एंटीबॉडी जितना ज़्यादा बन नहीं रही उससे ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है, यानी उनका कैटाबोलिज्म ज़्यादा है एनाबोलिज्म की बजाय। तो इस वजह इसको अपन नाम देते हैं क्या, फेज ऑफ डिक्लाइन। ओके, अब अपन यहाँ डिस्कस करेंगे इसी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स में अपन 2 टाइप के रिस्पॉन्स बोलते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, एक बार मेरे को देख लेने दो, आपको डायग्राम होगा तो उससे ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। चलिए, नहीं है कोई बात नहीं। अब यही चीज़ जो है अपनी वो अपन कहाँ पे देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया, जब आपकी बॉडी में फर्स्ट टाइम ये बना है तब, और जब आपकी मतलब फर्स्ट टाइम बना मीन्स यानी आपकी बॉडी में अगर फर्स्ट टाइम कोई इन्फेक्शन हुआ है तब आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, और जब आपकी बॉडी में वो जो इन्फेक्शन है वो सेकेंड टाइम होता है तब आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको फेज को मिटा देता हूँ। ठीक है, ओके, कुछ ज़्यादा ही चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि सबसे पहले आपकी बॉडी में जब आपका इन्फेक्शन आया तो अपन ने ये बात की थी, अपन ने बोला है ऑलरेडी कि जब प्राइमरी इन्फेक्शन होगा यानी सबसे पहले इन्फेक्शन होगा आपकी बॉडी में तो क्या होगा, यही सेम फेज आएगा, यानी पहले लैग फेज आएगा, देन आपके लॉग फेज आएगा, देन प्लेटो फेज आएगा, एंड देन आपके क्या हो जाएगा, हल्का हल्का डिक्लाइन हो जाएगा। यहाँ मैंने अचानक से मोड़ दिया, बाकी आपको क्या करना होता है, धीरे धीरे आपका डिक्लाइन फेज क्या होता है, धीरे धीरे आता है। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, सबसे पहले आपके क्या आएगा, लैग फेज आएगा कुछ टाइम के लिए, जिसमें अपन बोलते हैं कोई भी एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगा। देन अपन बोलते हैं क्या आता है, आपके लॉग फेज आता है जिसमें आपके बहुत रैपिडली एंटीबॉडी बनती हैं। देन अपन ने बात किया एक प्लेटो फेज आता है जिसमें आपके एंटीबॉडी और एंटीजन जो आपका बनना और डिस्ट्रॉय होना है वो क्या हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है। देन अपन बोलते हैं धीरे धीरे क्या आता है, आपके फेज ऑफ डिक्लाइन आता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपके प्राइमरी रेस्पॉन्स, यानी जब आपके फर्स्ट टाइम पे आया तब। जब सेकंड टाइम पे आपका इन्फेक्शन आएगा तो यहाँ अपन ने याद हो तो बोला था कि आपके क्या होती हैं, कुछ बी मेमोरी सेल्स होती हैं या फिर आप बोल सकते हो टी मेमोरी सेल्स या मेमोरी सेल्स जिनको अपन बोलते हैं, दोनों में मिलती हैं, टी और बी दोनों लिम्फोसाइट्स में मिलती हैं आपकी मेमोरी सेल्स। तो वो क्या करती हैं, कुछ मेमोरी बना लेती हैं ताकि अगली बार जब इन्फेक्शन आए तो आपकी बॉडी को लैग फेज जो है वो नहीं लगे। यानी आप बोल सकते हो जो लैग फेज था जिसमें अपन ने क्या बोला था कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, इम्यूनिटी बनने में जो टाइम लग रहा है वो लैग फेज वाला वो कम लगे। यानी अब आपके पास क्या है, पहली बार आपका इन्फेक्शन था तो आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम लगा आइडेंटिफाई करने में और एंटीबॉडी बनाने में, बट जब अगली बार रिस्पॉन्स आएगा तो क्या होगा, आपका लैग फेज होगा वो बहुत कम होगा और जो आपका जो लॉग फेज था वो रैपिडली बढ़ेगा। प्लेटो फेज लगभग सेम रहेगा और डिक्लाइन फेज भी लगभग सेम रहेगा। ठीक है, प्लस यहाँ जो ये मैं थोड़ा बना नहीं पाया, बाकी यहाँ पे क्या होता है, जो ये वाला जो पार्ट है यानी लॉग फेज क्या होता है आपके थोड़ा ऊपर जाता है। ठीक है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स था उससे ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है और रैपिडली एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है। तो इस रिस्पॉन्स को अपन बोलते हैं सेकेंडरी ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। सेकेंडरी ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में फ़र्क क्या है प्राइमरी से ज़्यादा, एक तो क्या यहाँ पे जो ये लैग फेज है ये क्या है, बहुत कम है, क्योंकि आपकी बॉडी के पास इस बार क्या है, मेमोरी सेल्स हैं और वो मेमोरी सेल्स आपको तुरंत एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो लैग फेज क्या हो गया, बहुत कम हो गया। प्लस जो आपके एंटीबॉडी बनेंगी वो भी बहुत रैपिडली बनेंगी। जो आपके ये वाला जो लैग फेज है इसको अपन, ये वाला जो लैग फेज था इसकी बजाय ये वाला लैग फेज क्या होगा, थोड़ा रैपिडली आएगा और थोड़ा बड़ा भी आएगा। प्लस जो प्लेटो फेज होगा डिक्लाइन फेज होगा उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कहलाता है आपका, ये वाला था कौन सा, प्राइमरी रेस्पॉन्स, और ये कहता है सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ठीक है, यानी आपके बॉडी में अगर पहली बार आएगा एंटीजन तो कैसे आपकी एंटीबॉडी बनेंगी, और जब आपकी बॉडी में सेकंड टाइम आएगा तो कैसे बनेंगी। तो सेकंड टाइम में आप ओवरऑल क्या रिजल्ट निकाल सकते हो इसका, सेकेंड टाइम जब आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, तुरंत एंटीबॉडी बना लेती है। अब अपन यहाँ ये बोलते हैं कि आपके ये जो प्रोसेस है इसमें आपके कौन हेल्प कर रहा है, मेमोरी सेल्स हेल्प कर रही हैं। तो मेमोरी सेल्स का लाइफ स्पान जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ डिजीज़ के लिए क्या होता है, अपन ये बोलते हैं कि इनका लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा होता है, यानी आप लाइफ टाइम, यानी कि एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया तो वो आपको कभी दोबारा नहीं होगा।
और कुछ के लिए क्या होता है बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो एक बार मान लीजिए, एक तरीके से मान लेते हैं आपके मेमोरी सेल्स का लगभग लाइफ टाइम था आपके 6 मंथ का, ठीक है। यानी कि एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया तो नेक्स्ट 6 मंथ में आपकी एंटीबॉडी बहुत रैपिडली बनेगी। बट जैसे 6 मंथ क्रॉस होंगे आपकी मेमोरी सेल्स अब आपके पास नहीं है, तो अब जो इन्फेक्शन होगा उसमें सेम ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक इन्फेक्शन हो चुका है तो दूसरी बार जब वो होगा तो हर बार आपके जल्दी बनेगा। कुछ बार क्या होता है स्लो भी बनता है, जैसे पहला बार हुआ हो वैसे ही बनता है कई बार। ज़्यादातर बार क्या होता है आपके मेमोरी सेल्स लंबा टाइम तक रहती हैं और आपको प्रोटेक्शन करने का काम करती हैं। इसको अपन इस फेज को अपन बोलते हैं क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ह्यूमोरल रेस्पॉन्स। इसमें अपन ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपके क्या होगा, लंबे टाइम तक रहेगी आपकी इम्यूनिटी और आपके क्या हो सकता है जो आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स है उसमें जो लैग फेज है उसमें भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कि आपके एंटीबॉडीज बनती कैसे हैं। तो अपन ये बोलते हैं कि आपकी जो बी सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, क्लोनल फॉर्मेशन करते हैं, यानी अपना क्लोन बना लेती हैं और ये क्लोनल फॉर्मेशन के द्वारा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स में, ठीक है। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन कौन से होते हैं डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर आपने आईजीएम वाली वो पूरी यूनिट अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो उसमें अपन ने बोला था सबसे पहले कौन सी इम्यूनिटी आती है, आप बोल सकते हो आईजीएम सबसे पहले आती है। यानी अगर आपको करंट इन्फेक्शन हुआ है तो आपको कौन सी देखने को मिलेगी, आईजीएम। और अगर आपको लेटर ऑन देखना है तो आपको देखने को मिलेगी आईजीजी। तो अपन ये बोलते हैं कि जैसे ही आपकी बॉडी में एंटीजन इंटर करता है आपकी बी लिम्फोसाइट सबसे पहले आईजीएम बनाना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि आईजीएम आपके बोल सकते हो, याद हो तो अपन ने बताया था क्या, मेजरली इफेक्टिव होता है। आईजीजी की तुलना में आईजीएम ज़्यादा पावरफुल होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आईजीजी की। तो अपन बोल सकते हैं आईजीजी में अपन ने क्या बोला कि आपके जो आईजीजी होती हैं वो बाद में बनना स्टार्ट होती हैं कंपेयर टू आईजीएम, ठीक है। आईजीजी भी बनेगा बट आईजीएम से बहुत टाइम बाद, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन आगे कुछ चीज़ों की। तो अपन यहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो टी सेल्स होते हैं, सॉरी टी सेल्स क्या, बी सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, वो आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी या आईजीई कुछ भी बना सकती हैं। बट सबसे पहले अगर अपन जनरली बोलें ओवरऑल तो सबसे पहले वो क्या बनाती हैं, आईजीएम बनाती हैं और लेटर ऑन वो क्या बनाना स्टार्ट कर देती हैं, आईजीजी बनाना स्टार्ट कर देती हैं। ये तो हो गया इसकी बात। अब अपन ये बोलते हैं कि जब आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो कुछ, या फिर आप बोल सकते हो इन्फेक्शन टाइम के दौरान ही कुछ बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, चेंज हो जाती हैं किसमें, मेमोरी सेल्स में। किसमें चेंज हो जाती हैं, मेमोरी सेल्स में चेंज हो जाती हैं। और जब आपके सेकेंड टाइम वो इन्फेक्शन होगा तो वो क्या करती हैं, तुरंत आपके प्राइमरी जो बी लिम्फोसाइट है और टी लिम्फोसाइट्स हैं उनको तुरंत एक्टिवेट करने का काम करती हैं और आपका जो टाइम पीरियड है एंटीबॉडी बनने का वो क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो ये आपके क्या काम था, अपन ने ये अपन ऑलरेडी वैसे प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं बट यहाँ अपन ने थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ बेसिक थ्योरीज की कि आपके एंटीबॉडी ये जो पूरा प्रोडक्शन बन रहा है आईजीएम, आईजीजी वगैरह का, तो ये कैसे बनता है, ठीक है। यानी एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं, बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज बनने का प्रोसेस कैसे होता है। तो उसके लिए अपन बोलते हैं दो थ्योरीज हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। यानी ये दोनों ही थ्योरी, कुछ लोग इंस्ट्रक्टिव थ्योरी को सही मानते हैं, कुछ लोग सेलेक्टिव थ्योरीज को सही मानते हैं। तो यहाँ अपन दोनों ही थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या होती है। यानी कि इस थ्योरी में क्या नाम देगा, एक बार नाम से अगर आप कंपेयर करो तो सेलेक्टिव थ्योरी में आप बोल सकते हो क्या कि एक पर्टिकुलर सेल या एक पर्टिकुलर, चाहे कोई भी एक सेल हो, एक बार अपन मान लेते हैं 20 सेल नहीं है, एक बार कोई एक सेल ले लेते हैं, मान लीजिए ये सेल है। अब अपन अगर बात करें इंस्ट्रक्टिव थ्योरी की तो इंस्ट्रक्टिव थ्योरी का से तो अपने को चलो नहीं समझ में आ रहा, सेलेक्टिव नाम से अपने को समझ में आ रहा है। अपन ये बोल रहे हैं क्या, एक पर्टिकुलर सेल क्या बनाती हैं, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाती हैं। तो इसका जस्ट दूसरी थ्योरी क्या बोल सकते हो आप कि एक ही सेल क्या होती है, बहुत सारे मल्टीपल एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करती है। यानी अगर आप बेसिकली बात करो एक जनरली तो अपन बोल सकते हैं इंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि एक सेल या जिसको अपन नाम देते हैं इम्यूनो कम्पिटेंट सेल्स, ठीक है, इम्यूनो कम्पिटेंट सेल या आईसीसी जो होती है, यानी एक सेल वो क्या करती है, मेजर एंटीबॉडीज या बहुत सारी एंटीबॉडीज को बनाने का काम करती है। और इस थ्योरी को अपन नाम देते हैं क्या, इंस्ट्रक्टिव थ्योरी।
नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके इसी के ही, अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ लोग बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसमें भी एक थ्योरी है जिसको अपन नाम देते हैं क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी जिसको अपन बोलते हैं, ब्रूनेट ने सबसे पहले 1957 में दिया था इसको। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्टिव थ्योरी थी, इसके अंदर भी एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी बोलते हैं अपन, वो है क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। ठीक है, उस थ्योरी के लिए अपन बोलते हैं, बर्नेट को ने दिया था 1957 के अंदर। इस थ्योरी के अंदर क्या बोला जाता है, अपन ये बोलते हैं कि जब आपके फीटल प्रोडक्शन होता है, यानी जब बच्चा पैदा हो रहा बन रहा होता है, बच्चा बन रहा होता है, तो क्या बोलते हैं अपन कि कुछ लार्ज नंबर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन कंपिटेंट सेल, यानी कुछ बहुत सारी आईसीसी क्या होती हैं, वो आपके स्पेसिफिक एंटीबॉडी पैटर्न को लेके, यानी कुछ सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडी कैसे बनानी है किसी एंटीजन के खिलाफ, उस जानकारी या उस इंफॉर्मेशन को लेके आपके फीटस के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इस थ्योरी के अंदर क्या होता है, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी जो मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है, उसमें अपन ये बोलते हैं कि आपके जो मदर टू फीटस है, उसके द्वारा क्या होता है, कुछ सेल्स क्या होती हैं जिनके पास क्या है, एंटीबॉडी कैसे बनानी है किसी पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ, वो इन्फॉर्मेशन होती है, और वो कहाँ पे आ जाती हैं, आपके फीटस के अंदर आ जाती हैं बहुत सारी एंटीबॉडीज। अब इनमें से क्या बोलते हैं अपन कि ये क्या करती हैं, कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो क्या करती हैं, अचानक गायब हो जाती हैं, यानी आप बोल सकते हो सोमेटिक म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब समझते होगे, नहीं समझते तो अपन बोलते हैं कोई भी सडन चेंज जिससे आपकी कोई स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं म्यूटेशन। जनरली जो चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं, बट अगर सडनली चेंज हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, तो सोमेटिक म्यूटेशन के थ्रू अपन ये बोलते हैं कि कुछ एंटीबॉडी जो आपके सेल्स थी, कंपिटेंट सेल्स, वो क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। ठीक है, और इन सेल्स को अपन नाम देते हैं क्या, फॉरबिडन क्लोन्स। ठीक है, इन सेल्स को अपन क्या नाम देते हैं, फॉरबिडन क्लोन्स नाम देते हैं। अब ये अगर फॉरबिडन क्लोन्स लेटर ऑन द लाइफ, यानी जब बच्चा बड़ा हो जाता है उस दौरान अगर ये फॉरबिडन क्लोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं दोबारा से, सोमेटिक म्यूटेशन से क्या हो जाता है, ये अपनी कैपेसिटी खो देते हैं। ठीक है, एक्शन लेने की कैपेसिटी खो देते हैं। अब ये अगर मान लीजिए फॉर आगे चल के लाइफ में अगर ये वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, तो अपन ने याद को तो अपन ने बोला, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली, इम्यून ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में ऑटो जो मतलब है उसका मतलब होता है खुद के ऊपर। ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्स मतलब आपकी बोल सकते हो, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया, आपकी खुद की बॉडी खुद की ही सेल्स के खिलाफ क्या कर रही है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने का काम कर रही है। ऐसी सिस्टम को अपन बोलते हैं ऑटो इम्यून प्रोसेस। और ये क्या कब एक्टिवेट होती है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब आपके जो आपकी सेल्स थी जो सोमेटिक म्यूटेशन में चली गई थी, जिनको अपन ने नाम दिया था फॉरबिडन क्लोन्स, ये फॉरबिडन क्लोन्स अगर वापस से सोमेटिक म्यूटेशन के थ्रू एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपके या डेवलप हो जाते हैं दोबारा, तो आपके ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ठीक है, अब अपन ये बोलते हैं कि जो हर एक पर्टिकुलर आईसीसी सेल होती है, वो बहुत मतलब आप बोल सकते हो कुछ दो या दो से ज़्यादा एंटीजन के खिलाफ क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है। और ये क्या करती है, जब आपके कोई पर्टिकुलर एंटीजन के कांटेक्ट में आती है, तो ये क्या करती है, क्लोन को बनाती है, यानी अपनी सेल के जैसी सेल्स बना देती हैं, और वो सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करती हैं। यानी कि आप बोल सकते हो क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी क्या होती है, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी में अपन ने क्या बोला है, सबसे पहले तो बर्नेट ने दी थी, उन्होंने क्या बोला था, जब आपका फिटस डेवलप कर रहा होता है तो आपकी मदर से कुछ सेल्स क्या होती हैं जिनको अपन बोलते हैं इम्यूनो कम्पिटेंट सेल्स, जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि अगर आपके एक पर्टिकुलर एंटीजन आए तो आपको कौन सी एंटीबॉडी बनानी है, वो क्या करती हैं, आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। अब इनमें से कुछ सेल्स क्या होती हैं, सोमेटिक म्यूटेशन के थ्रू वहाँ से हट जाती हैं। ठीक है, और अब क्या होगा, ये अगर मान ली, ये अपन ने क्यों बताया कि अगर आपके इन फ्यूचर यानी अडल्ट लाइफ के दौरान सोमेटिक म्यूटेशन होता है, उसके द्वारा ये सेल्स वापस से आ जाती हैं, तो ये सेल क्या करती हैं, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। अब इनका यूज़ ले लेते हैं अपन कि ये काम क्या होती है इम्यूनो कम्पिटेंट सेल्स का। तो अपन बोलते हैं हर इम्यूनो कम्पिटेंट सेल्स क्या होती हैं, मान लीजिए ये एक इम्यूनो कम्पिटेंट सेल है, तो अपन इसके लिए बोलते हैं ये सेल क्या करती है, कुछ पर्टिकुलर एंटीजेंस के खिलाफ क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है। तो जब ये पर्टिकुलर एंटीजन आपकी बॉडी में इंटर करेगा, तो ये जो आपकी आईसीसी थी वो क्या करेगी, कुछ क्लोन्स बना लेगी अपने,
और वो क्लोन्स क्या करेंगे, आपके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। यानी इस थ्योरी के अंदर अपन क्या बोलते हैं कि एक ही सेल बहुत सारे एंटीजन के खिलाफ एक्शन कर सकती है, और इसको अपन नाम देते हैं कौन सी थ्योरी, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। और ये किसका एग्जाम्पल है क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी, अपन बोल सकते हैं इंस्ट्रक्टिव थ्योरी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की जो आपके स्पेसिफिक वाला था, उसकी सेलेक्टिव थ्योरी थी, उसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन इसमें एक एग्जाम्पल लेंगे अपन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी आप बोल सकते हो एक सेल है जिसको अपन सेम नाम देंगे इम्यूनो कम्पिटेंट सेल्स। ये सेल क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर एंटीजन जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर लिया तो उसके खिलाफ अपनी ही क्लोन बना रही है, यानी सिंगल क्लोन्स बना रही है। तो इस क्लोन्स को अपन नाम देते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और ये सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम कर रही हैं, तो इसको नाम देते हैं अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो यहाँ अपन ये बोलते हैं कि क्या हर एक एंटीजन के खिलाफ एक पर्टिकुलर सेल्स देखने को मिलती हैं, जो आईसीसी सेल जहाँ अपन ने नाम दिया था, वहाँ पे इस इंस्ट्रक्टिव थ्योरी में अपन ने क्या बोला था, एक ही सेल क्या करती है, बहुत सारे एंटीजन के खिलाफ क्या करती है, काम करती है। जबकि यहाँ अपन बोल रहे हैं एक सेल क्या करती है, एक एंटीजन के खिलाफ ही एक क्लोन बनाती है, और इसको नाम देते हैं अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, तो अपन ये बोलते हैं कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के खिलाफ एक तो आपकी बॉडी को क्या करती हैं, रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, आप बोल सकते हो आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं। और ये क्या करती हैं, दूसरा इसके अलावा आपकी जो आपकी स्प्लीन सेल्स होती हैं उनके साथ ये क्या होती हैं, अटैच हो जाती हैं, और ये क्या करती हैं, कुछ पर्टिकुलर सेल्स का प्रोडक्शन करती हैं, और ये सेल्स आपके एंटीबॉडी प्रोडक्शन का काम करती हैं, और आपके बोल सकते हो और भी बहुत सारे पर्पज में काम में आता है। कुल मिला के एवरेज अगर आप समझना चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि दो थ्योरीज हैं आपके पास, सबसे पहला है इंस्ट्रक्टिव थ्योरी एंड दूसरा है सेलेक्टिव थ्योरी। इंस्ट्रक्टिव थ्योरी के लिए अपन बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सेल जिसको अपन ने नाम दिया है इम्यूनो कम्पिटेंट सेल, वो क्या करती है, दो या दो से ज़्यादा एंटीजन के खिलाफ एक पर्टिकुलर पैटर्न रखती है कि अगर ये एंटीजन आया तो आपकी बॉडी ये एंटीबॉडी बना देगी, उसको अपन नाम देते हैं क्या, इंस्ट्रक्टिव थ्योरी। दूसरा है आपका सेलेक्टिव थ्योरी, जिसमें अपन बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर सेल क्या करती है, एक ही एंटीबॉडी बनाती है, या एक ही एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, दूसरे एंटीजन के खिलाफ दूसरी टाइप की सेल एंटीबॉडी बनाती है। ये दोनों ही थ्योरी के कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स भी हैं आपके पास, और दोनों की ही कुछ पर्टिकुलर क्या बोल सकते हो आप, डिफेक्ट्स भी हैं। तो अपन दोनों ही थ्योरीज को मान के चलते हैं कि ये एक साथ काम करती हैं, ऐसा अपन मान के चलते हैं। जो आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं उनको अपन डायग्नोस्टिक पर्पज़ में यूज़ लेते हैं, क्योंकि अपन ने बोला कि एक पर्टिकुलर सेल के खिलाफ क्या वो एक सेल क्या करती है, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही बनाती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाती है। तो आप बता कर सकते हो कि अगर ये वाली एंटीबॉडी बनी हुई है तो कौन सा एंटीजन का इन्फेक्शन होगा, जैसे अपन ने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में पढ़ा था, सेम चीज़। ठीक है, अपन वो यहाँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को काम में ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल या आप बोल सकते हो एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरा अपन बात करेंगे सेकंड जो है वो है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की, या CMI जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये किसके द्वारा आता है, आप बोल सकते हो टी सेल्स के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। इस टाइप की रिएक्शन को अपन बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, और ये दो जगह काम आता है। नंबर 1 तो आपको क्या हो गया, किसी भी इन्फेक्शन से बचाने में, चाहे वो वायरस हो, फंगल हो, या बैक्टीरिया वगैरह किसी का भी हो, उससे बचाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें भी आपके जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है उसको प्रोड्यूस करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं ये क्या करती है, आपकी बॉडी को पर्टिकुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ। इसके अलावा आप बोल सकते हो ये क्या करती है, आपकी बॉडी को कैंसर से भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो अपन बोलते हैं कि ये क्या करती है, ऑटो इम्यून जो डिजीज होती हैं, ठीक है, उसको भी कोज करने का काम करती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कई बार क्या होता है, खुद की बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकती है, जिसका एग्जाम्पल दे रखा है अपन ने, थायराइडाइटिस, यानी थायराइड ग्लैंड को अगर आपकी बॉडी की खुद की ही इम्यून सेल डिस्ट्रॉय करने लग जाएं तो उसको बोलते हैं अपन थायराइडाइटिस। ठीक है, एग्जाम्पल लिया एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स का।
नेक्स्ट अपन बोलते हैं इंडक्शन ऑफ CMI, यानी आप बोल सकते हो इम्यून रिस्पॉन्स जो है CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को बोल रहे हैं अपन, वो कैसे स्टार्ट होता है। तो अपन ये बोलते हैं कि आपका जो फॉरेन एंटीजन है वो क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा आपके टी लिम्फोसाइट्स के कांटेक्ट में आता है, और जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है आपकी जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, सेंसिटाइज हो जाती हैं, और वो क्या करती हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं और क्लोन्स को बनाती हैं बहुत सारे, जिनमें अपन ने नाम दिया था 4 टाइप के मेजरली, जिसमें अपन ने टी किलर, टी हेल्पर, टी सप्रेसर एंड टी मेमोरी नाम दिया था। उसी का ही स्मॉल फॉर्म अपन ने यहाँ पे लिख रखा है TH, TC, TD एंड TS। ये 4 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन करता है, यानी जैसे ही आपकी बॉडी में एंटीजन आया वो किससे जाके जुड़ जाता है, आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ आपके टी लिम्फोसाइट्स के कांटेक्ट में आता है। जैसे ही टी लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में आता है, टी लिम्फोसाइट खुद के अंदर आप बोल सकते हो क्लोन्स वगैरह फॉर्मेशन के थ्रू, या बोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्या करती है, 4 टाइप के आपके बोल सकते हो टी सेल्स बना लेती है, जिनका अपन ऑलरेडी नाम वगैरह पढ़ चुके हैं। और उनसे आपके क्या करती है, अब ये जो आपकी लिम्फोसाइट्स बनी हैं ये क्या करती हैं, कुछ लिम्फोकाइंस जिनको अपन बोलते हैं उनको एक्टिवेट करती हैं। लिम्फोकाइंस क्या होते हैं, अपन बोलते हैं कुछ स्पेसिफिक केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपके डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आपकी किसी भी पर्टिकुलर सेल को, यहाँ पर्टिकुलर सेल से अपना नाम किसका है, एंटीजन को, तो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं लिम्फोकाइंस, और उन लिम्फोकाइंस को एक्टिवेट कर देती है आपकी टी सेल्स। ठीक है, ऐसे आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है। अब बात कर लेते हैं साइटोकाइंस की। साइटोकाइंस क्या होते हैं, तो अपन बोलते हैं कि जो आपके मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स वगैरह जो हैं और जो दूसरी सेल्स हैं वो पर्टिकुलर कुछ एंजाइम्स बनाती हैं, या बोल सकते हो कुछ केमिकल सब्सटेंस बनाती हैं, जिनको अपन नाम देते हैं साइटोकाइंस। ठीक है, ये क्या होती हैं आपके, अगर आपके सेल्स किससे बनती हैं, ये अगर आपकी लिम्फोसाइट सेल से बन रही हैं तो इनको अपन नाम देते हैं लिम्फोकाइंस, और अगर आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से मिलकर बन रही हैं तो उनको नाम देते हैं अपन मोनोकाइंस। अगर ये आपके सॉरी माय मिस्टेक, कहीं और ध्यान चला गया था। हाँ, अपन ये बोलते हैं कि अगर आपके साइटोकाइंस जो होती हैं वो किसके द्वारा बन रही हैं, लिम्फोसाइट्स के द्वारा बन रही हैं, तो उनको अपन नाम देते हैं लिम्फोकाइंस। एंड अगर आपके मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस के द्वारा ये बन रही हैं तो इनको अपन नाम देते हैं मोनोकाइंस। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये अपने कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करती हैं, कुछ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को आपकी बॉडी में एक्टिवेट करती हैं, और ये क्या करती हैं, इन रिएक्शंस के थ्रू आपका क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। एक बार थोड़ा सा बेसिकली बता देता हूँ आपको। एंटीजन होता है, वो क्या करता है, आपके टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। ये टी सेल्स क्या करती हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं, जिनको अपन ने नाम दिया है साइटोकाइंस। ओवरऑल साइटोकाइंस में भी 2 टाइप हैं आपके, जिनमें लिम्फोकाइंस हो गया, ठीक है, एंड मोनोकाइंस भी हो गया, मोनोकाइंस एंड लिम्फोकाइंस। ये दोनों केमिकल्स क्या करते हैं, आपकी पर्टिकुलर एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, सेल सरफेस पे जाके उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, प्लस एक्टिवेशन का भी काम करते हैं, जिससे बाकी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं और बाकी ओवरऑल डिस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं। ये आपकी टी लिम्फोसाइट्स का काम होता है, आप बोल सकते हो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। देन एक बात करते हैं, अगर अपन इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस क्या होता है, तो अपन बोलते हैं कि आपके एंटीजन के कांटेक्ट में आने से लेके, यानी आपका एंटीजन कांटेक्ट में आ रहा है तो कितना लेवल का एंटीजन कांटेक्ट में आना चाहिए जिससे आपका ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेटेड जाए, उस लेवल को अपन बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। ठीक है, तो ये था आपका इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें एक बार थोड़ा सा आपको मैं ये दोबारा बता देता हूँ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स का। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए अपन ये बोलते हैं कि जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है उसका बेसिक मतलब हो गया सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है, आपकी एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो यहाँ अपन नाम देते हैं टी सेल्स के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जाता है उसको अपन ने नाम दिया है क्या, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये कैसे होता है, तो अपन बोलते हैं जब आपका एंटीजन एंटर करता है आपकी बॉडी में तो वो कॉन्टैक्ट में आता है, सेंसिटाइज्ड टी सेल को सेंसिटाइज करता है, और वो टी सेल्स क्या करती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स का रिलीज करती हैं जिनको अपन नाम देते हैं साइटोकाइंस। ये 2 टाइप के होते हैं, लिम्फोकाइंस एंड मोनोकाइंस, और ये क्या करते हैं, आपकी उस पर्टिकुलर एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं अपन सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और जो आपका
दूसरा टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स था जिसको अपन ने ह्यूमोरल रिस्पॉन्स नाम दिया था या एंटीबॉडी मीडिएटेड नाम दिया था। वो कैसे काम करता है, तो उसके लिए अपन ने बोला इसमें क्या होगा, आपकी जैसे ही आपके वो कॉन्टेक्ट में आएगा, यहाँ दो थ्योरी अपन नाम देते हैं, एक तो था इंस्ट्रक्टिव थ्योरी, एक था सेलेक्टिव थ्योरी। इंस्ट्रक्टिव थ्योरी के लिए अपन ने बोला एक पर्टिकुलर आपकी जो आईसीसी है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल, वो क्या करती है, बहुत सारे एंटीजन के खिलाफ एक्शन ले सकती है और वो अपने क्लोन बनाती है और वो क्लोन आगे चल के एंटीबॉडी में चेंज हो जाते हैं। जबकि जो आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है या फिर आप बोल सकते हो स्पेसिफिक थ्योरी है, वो क्या बोलती है, एक पर्टिकुलर सेल क्या करती है, एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ ही क्लोन्स बनाती है और वो क्लोन्स जाके किस में चेंज हो जाते हैं, इम्यूनिटी में, या फिर आप बोल सकते हो एंटीबॉडीज में चेंज हो जाते हैं और वो आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और बाकी जो है, यानी जो मैक्रोफेजेज माइक्रोफेजेज हैं, वो भी यहाँ पे एक्शन करते हैं। तो ये था आपका एक कॉम्प्लेक्स सा इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक बार थोड़ा सा दोबारा पढ़ लेना, इसको दोबारा देख लेना वीडियो को, अगर नहीं समझ में आता है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपको तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पर्सनली पूछ लेना चाहे या फिर वैसे पूछ लेना, तो आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, बाकी ये आपका इम्यून पूरा रिस्पॉन्स था, आपका इम्यूनिटी था। इम्यूनिटी अपन ने स्टार्ट कहाँ से की थी, कि इम्यूनिटी होती है दो टाइप की होती है, इन्नेट और एक्वायर्ड। एंड इसमें भी फिर बाद में आपके एक्टिव और पैसिव था, जिसमें आपके नेचुरल और आर्टिफिशियल था। ठीक है, उसके बाद में आपने बोला था एक्टिव और पैसिव, और इसके बाद भी नेचुरल आर्टिफिशियल, वो पढ़ लिया अपन ने। उसके बाद अपन ने देखा था आपके एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, वो कैसे बनती हैं, 5 टाइप कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अपन ने क्या देखा, आपके एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, जिसमें अपन प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, और आपके जो भी आपका एलिजा वगैरह था, आपके एंजाइम लिंक्ड वगैरह था, ये सब थे, फ्लोरोसेंट का टेस्ट था, वो सब अपन ने पढ़े थे। तो उसके बाद अपन ने पढ़ा कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम कैसे होता है, कैसे काम करता है, कितने लेवल पे होता है, और आप बोल सकते हो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। जिसमें अपन ने पढ़ा था मेजरली आपके दो तरीके के रेस्पॉन्स होते हैं, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड। एंटीबॉडी मीडिएटेड में अपन बोल सकते हैं बी लिम्फोसाइट्स का रोल आता है, जो कन्वर्ट होकर किस में चेंज हो जाती हैं, एंटीबॉडीज़ में, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके थे। और एक होता है सेल मीडिएटेड, जो अपन ने टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो देने का काम करती हैं। वो कैसे देती हैं, अपन बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, क्लोन्स में चेंज होते, क्लोन्स बनाती हैं। क्लोन्स क्या करते हैं, आपके एक तरीके का कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं और वो आपको प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे वाले जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें, कि जो अपन ने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ा था एक बीच में। ठीक है, याद हो तो अपन ने बोला था कि कॉम्प्लीमेंट डिटेक्शन जो टेस्ट था, तो उसमें अपन ने बोला था एक कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो किसके साथ जुड़ते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ जाके जुड़ जाते हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, बेसिकली छोटा सा डिस्ट्रक्शन है उनका, इतना ज़्यादा नहीं है क्लासिफिकेशन, अपने इतना काम भी नहीं आता, फिर भी अपन एक बार पढ़ लेंगे क्या होते हैं, कैसे बनते हैं वो भी। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये पूरा सिस्टम, इसीलिए मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया है, 5-6 वीडियोज़ लग गए। तो आपको यही चीज़ समझानी थी बेसिकली, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर एक साथ अपन मिक्स में समझाते इसको तो आपको थोड़ा डाउट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है। अब अगर मान लो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपके ये एंटीजन जैसे एंटर करता है आपकी बॉडी में, तुरंत आपकी बॉडी का सेल मीडिएटेड एक्टिवेट होता है, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होती हैं, मैक्रोफेजेज माइक्रोफेजेज एक्टिवेट होती हैं, वो ओवरऑल मिलके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, वो कुछ प्रोडक्ट रिलीज करता है, टी लिम्फोसाइट कुछ प्रोडक्ट रिलीज करती हैं, वो आपके बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करती हैं, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, वो इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, मैक्रोफेजेज भी इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, और एक पर्टिकुलरली फाइट चलती है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के खिलाफ। और अगर आप वो फाइट जीत गए तो आपकी वो एंटीजन डिस्ट्रक्शन हो जाता है और आप बीमार नहीं होते, और अगर आपका वो फाइट आप हार जाते हो, यानी आपकी वो सर्वाइव कर जाता है एंटीजन, तो आपकी बॉडी में वो क्या करता है, डिजीज़ कोज कर देता है। तो ये चीज़ अगर मैं आपको ये पहले एक साथ समझा देता, ये क्या है, एक बेसिक सार है पूरी 5-6 वीडियो का, तो अगर मैं ये पहले बता देता तो आपको थोड़ा बोलते हैं ना सर के ऊपर से चला जाता, तो इसलिए अपन ने एकदम डिटेल से समझाया। लास्ट वाले पार्ट में आपको थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि उसमें थ्योरीज हैं कि आपके ये चीज़ ऐसे बनती है। क्लोन्स का मतलब सिंपली क्या होता है आप जानते ही होंगे, अपन बोल रहे हैं ना कि जो एंटीबॉडी टाइटर है वो अचानक से राइज हुआ, तो ये राइज कैसे हुआ, ये क्लोनल फॉर्मेशन के थ्रू ही राइज हुआ है। ठीक है, आपकी क्लोन्स बन रहे हैं उसके,
और वो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या होता है, जैसे इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो आपको नई सेल बनाने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। ऐसा क्यों नहीं होता कि एक इन्फेक्शन होने के बाद दूसरा इन्फेक्शन तुरंत हो जाएगा, या आप बोल सकते हो ज़्यादा सीवियर होएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी क्लोन्स बनते हैं और वो क्लोन ट्रांसफ़र होते हैं आपकी बी लिम्फोसाइट्स में, आप बोल सकते हो एंटीबॉडीज़ वगैरह में, और वो क्लोन डिस्ट्रॉय होते हैं, आपकी सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होती। और जो कैंसर होता है उसमें आपकी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिससे आपके इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है। तो ये सब आपके ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट अपना जो पार्ट रहेगा उसमें मिलते हैं अपन। चलिए, थैंक यू।